हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और आज हम बात करेंगे फंक्शनरीज अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की। कौन कौन सी वो बॉडीज हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैरी आउट करने में हेल्प करती हैं, और वो सारी फंक्शनरीज जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मेंशन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एविडेंस एक्ट को पूरा कवर किया हुआ है, वो सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोमेंडम के नाम से, आप वहां जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये मेंशन करता है बहुत सारी फंक्शनरीज जो एक साथ काम करती हैं फॉर अ कलेक्टिव गोल टू अपहोल्ड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये सारे मिलके इनका एक कलेक्टिव गोल होता है कि जो हमारा कंट्री का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सही रहे। ये मेक श्योर करते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है, इंटायर प्रोसेस है, दैट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल एंड नॉट टू मेंशन फास्ट एंड स्पीडी टू। फेयर और रीजनेबल तो रहे ही रहे, साथ में फास्ट और स्पीडी भी होना चाहिए। ये कौन कौन सी फंक्शनरीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? पहला, पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, मैजिस्ट्रेट्स, डिफेंस काउंसिल्स एंड प्रिजन अथॉरिटीज। इसमें से ये जो मैजिस्ट्रेट्स वाला पार्ट है ये हमने लास्ट के दो वीडियोस में, इससे पहले के दो वीडियोस में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे पुलिस की। अब एक्चुअली जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये पुलिस के बारे में बताता तो है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये प्री सपोज कर लेता है एग्जिस्टेंस ऑफ पुलिस। ये मान के चलता है कि सोसाइटी में पुलिस नाम का एक इंस्टीट्यूशन है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो पुलिस है उसकी एग्जिस्टेंस सीआरपीसी से नहीं होती है, उसकी एग्जिस्टेंस आती है द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 से। और ये कहता है कि पुलिस फोर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द क्राइम को प्रिवेंट करना और उसको डिटेक्ट करना। हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी खुद की पुलिस फोर्स एस्टेब्लिश करती है, और जो पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है पुलिस का वो वेस्टेड होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में, डीजीपी में। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है अंडर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये अंडर काम करता है किसके? डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर ये काम करता है। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम पुलिस एक्ट 1861 के एक्ट के अलावा एक 1888 का भी एक्ट है, एक 1949 का भी एक्ट है, एक 1946 का भी एक्ट है। तो ये सारे भी एक्ट हैं, ये भी पुलिस को बताते हैं कि मतलब कहां से निकल के आती है पुलिस। डिफरेंट पुलिस फोर्सेस, स्पेशल पुलिस फोर्सेस जो हैं उनके लिए एक्ट्स बनाए गए हैं। अब अंडर द कोड, इस कोड में जो पुलिस है उसके ऊपर बहुत सारी पावर दी हुई है, जैसे अरेस्ट की पावर दी हुई है, सर्च कंडक्ट करने की पावर दी हुई है, ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, एविडेंस को कलेक्ट करने की पावर है, चार्जशीट को फाइल करने की पावर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। तो देखिए, एक जो क्राइम होता है, अगर कोई क्राइम कमिट हुआ होता है तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। वो केवल आपने एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं किया है, वो आपने पूरे एक समाज के अगेंस्ट किया है। एक क्राइम जो होता है वो एक गलती होती है एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ना होके, बल्कि पूरे एक समाज के लिए, समाज के अगेंस्ट। ओके, इसीलिए स्टेट, जो हमारी स्टेट होती है, चूंकि वो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये स्टेट इटसेल्फ ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस एज्यूम कर लेती है ड्यूटी अपॉन इटसेल्फ, अपने आप के ऊपर एक ड्यूटी एज्यूम कर लेती है कि उसको एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करना है और उसका कन्विक्शन सिक्योर करना है अगर वो गिल्टी है। इसको पूरा करने के लिए, इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए स्टेट क्या करती है? स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करती है जो स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूट करते हैं एक्यूज को, हु कंडक्ट्स द प्रोसिक्यूशन ऑन स्टेट्स बिहाफ। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सब क्लॉज यू में, और ये बोलता है कि एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसने ये बोला कि वो पर्सन जो सेक्शन 24 के अंडर अपॉइंट किया गया है as a public prosecutor, तो that person will be public prosecutor, और कोई other person that is acting under the direction of that public prosecutor will also be known as a public prosecutor. Okay,
तो इसी के साथ हम सेक्शन 24 देख लेते हैं। तो सेक्शन 24 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद हर हाई कोर्ट के लिए क्या करेगी, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी जो कि कंडक्ट करेगा प्रोसिक्यूशन या फिर अपील या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसे करनी होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हाई कोर्ट की बात हुई। अब हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा, वो होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हाई कोर्ट में जब अपॉइंट हो रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड होगा दैट वुड बी बाय स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पे भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा टू कंडक्ट अ केस और क्लास ऑफ केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी भी एक पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को देखने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा इसको जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपॉइंट कैसे किए जाएंगे, तो जो डीएम है, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो सेशन जज के कंसल्टेशन के बाद एक पैनल ऑफ नेम्स, एक लिस्ट तैयार करेगा एक तरीके से, ठीक है। उस लिस्ट में जो है उन सारे लोगों के नाम लिखे होंगे जिनको डीएम ये सोचता है कि ये एलिजिबल है टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसी लिस्ट से जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर चुना जाएगा। उसके अलावा कहीं और से नहीं चुना जा सकता है वो। फॉर अ पर्सन टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि ही मस्ट बी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर नॉट लेस देन 7 years। और वहीं पे अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जाए तो वो रिक्वायरमेंट हो जाती है 7 से बढ़कर 10 साल की। ओके, फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यू मस्ट बी अ एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 10 years। इसके अलावा सेक्शन 25 बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। तो देखिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो हमारे सेशन कोर्ट्स होते हैं, वहां पे तो हमारा कौन काम करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोर्ट होते हैं वहां पे जो प्रोसिक्यूशन लीड करता है वो होता है हमारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। State government for every district shall appoint one or more assistant public prosecutors for conducting the prosecutions in the courts of magistrates। जो magistrates की courts होती हैं, JMFC, JMSC, metropolitan magistrate, इन सारी कोर्ट में, ठीक है, कौन प्रोसिक्यूशन को लीड करता है, APP लीड करता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। वेयरएज हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में कौन करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब एक ये बात भी यहाँ पे दी गई है कि जहां पे किसी भी केस में मान लो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अवेलेबल है तो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो किसी भी और पर्सन को, किसी भी अदर पर्सन को एज असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर चूज कर सकता है। और अगर वो किसी पुलिस ऑफिसर को चूज कर रहा है टू बी एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि वो वाला पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट प्ले किया था, और दूसरा वो नहीं होना चाहिए बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये तो बात हमने देख ली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सेक्शन 24 और 25 में। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 25A में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की। हमारा जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट था 2005 का, उसने प्रोवाइड किया ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उतने हो सकते हैं जितने स्टेट सोचे, ठीक है। और ये कहाँ है, सेक्शन 25A में इनकॉर्पोरेट किया गया है। एक्चुअली है क्या, ये एक तरीके का हायरार्किकल सेटअप है प्रोसिक्यूशन सिस्टम का, जहां पे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो टॉप पे होगा, उसके नीचे होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर्स और उसके अलावा होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये सारे लोग उसके नीचे होंगे। अब जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो फंक्शन करेगा अंडर द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट का जो होम डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर काम करेगा कौन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। The powers and functions of the director and deputy directors and the areas for which each deputy director have been appointed shall be specified by the state government। और इनकी जो powers हैं
डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की जो पावर्स हैं और उनकी जो लिमिट है जहां पे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो अपनी पावर्स, उसको कौन डिफाइन करेगा? उसको डिफाइन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अब अ पर्सन टू बिकम एलिजिबल बनने के लिए, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए, डेप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए ही मस्ट बी इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। कम से कम 10 साल की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ऐसा अपॉइंटमेंट तभी हो सकता है जब हाई कोर्ट की कंकरेंस हो। विदाउट हाई कोर्ट की कंकरेंस से ये अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। तो हमने अभी देख लिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे हमारा प्रोसिक्यूटर वाला जो फंक्शनरी है वो खत्म होती है। अब हम बात करेंगे डिफेंस काउंसिल की। तो देखिए हमारा सिस्टम जो कौन सा है, हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये तो एज्यूम किया ही हुआ है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोसिक्यूट करे ही करे एग्जीक्यूट को, लेकिन अलोंग विद दैट the state along with the duty to prosecuting the accused at the same time will employ equally competent defense counsel to challenge the evidence of the prosecution। स्टेट की दोनों ड्यूटीज हैं। पहली बात, प्रोसिक्यूट तो करना ही करना है, लेकिन प्रोसिक्यूट के साथ साथ जो डिफेंस मान लो है, डिफेंस काउंसिल है, उसको भी देखना है। कहने का ये मतलब है कि जो आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक्यूज को छोड़ दिया और एक्यूज को यही नहीं अलाउ किया कि वो डिफेंस अपना ले सके। Under Constitution of India, under Article 22 along with CRPC under Section 303 एक राइट कन्फर किया जाता है एक्यूज को कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है बाय अ प्लीडर ऑफ हिज ओन चॉइस। वो अपने चॉइस के एडवोकेट से अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और अगर उसके पास पैसा नहीं है, ड्यू टू सम रीजन वो अपने लिए प्लीडर खुद अपॉइंट नहीं कर सकता है, तो ये ड्यूटी है अंडर सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी कि उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। तो क्या है, ये भी डिफेंस काउंसिल जो है ये भी बहुत जरूरी होता है फॉर अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूट करना तो स्टेट का काम है ही है, साथ ही में अगर प्रॉपर डिफेंस नहीं मिला एक्यूज को तो वो ट्रायल फ्री और फेयर नहीं माना जाएगा। ओके, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रिजन अथॉरिटीज की। देखिए इन द केस ऑफ पुलिस, जैसे पुलिस के केस में ये कोर्ट जो है प्री सपोज कर लेता है कि पुलिस होगी ही होगी, वैसे ही यहाँ पे भी ये प्री सपोज करता रहता है कि समाज में प्रिजन अथॉरिटीज तो होंगी ही होंगी। ये जो कोड है हमारा ये एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट्स को और जजेस को कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आप जो है अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स है उनको डिटेन कर सकते हैं। और वो डिटेन होके कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे जेल में। और तो जेल में क्या होंगी? प्रिजन अथॉरिटीज होंगी। कौन होंगी? प्रिजन अथॉरिटीज होंगी जो कैरी आउट करेंगी उसके मजिस्ट्रेट या जज के ऑर्डर को। द कोर्ट ऑल्सो एम्पावर्स द कोर्ट टू इम्पोज sentences of imprisonment on convicted and send them to the prison authorities for the execution of such sentences। इसके अलावा जब ट्रायल खत्म हो जाता है और मान लो जो अक्यूज है उसको हमने कन्विक्ट कर दिया, तो उसके बाद उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा क्या? सेंटेंस इंपोज किया जाएगा। तो उस सेंटेंस को कैरी आउट करने का काम भी किसका होता है? प्रिजन अथॉरिटीज का होता है। ये जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं ये इनका सोर्स जो है वो सीआरपीसी नहीं है, मतलब ये सीआरपीसी से नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये कहां से आते हैं? ये आते हैं जैसे कि प्रिजन एक्ट ऑफ 1994 है, प्रिजन एक्ट ऑफ 1900 है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 है। ये अपने रूट्स यहां से देखते हैं, ठीक है, यहां से निकलते हैं। तो आज हमने सारी जो फंक्शनरीज हैं उनके बारे में देखा। हमने आज जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में देखा, हमने प्रिजन अथॉरिटीज के बारे में देखा, हमने डिफेंस काउंसिल के बारे में देखा, हमने पुलिस के बारे में देखा, मैजिस्ट्रेट्स के बारे में पहले से देख ही चुके हैं। तो यही सारी जो अथॉरिटीज हैं ये मिलती हैं एक साथ, और एक साथ मिलके क्या करती हैं? क्रिमिनल सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपहेल्ड करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो अक्यूज्ड को सजा मिले ही मिले, लेकिन जो ट्रायल होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर। ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।